नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से इसके भी क्वेश्चंस है। जब हमने एम सुमी वायरिंग का वीडियो डाला था तब भी इस पे काफी क्वेश्चंस थे। आज इस स्टॉक का नंबर लगा है, आने वाले समय में आपके स्टॉक का भी नंबर जल्दी से जल्दी लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिन स्टॉक्स पे ऑलरेडी हमने अपडेट दे दी है रिसेंट टाइम में, उनको लेकर रिपीटेड क्वेश्चंस ना आए तो बेटर होगा, ताकि नए स्टॉक पे एनालिसिस का मौका मिल पाए और जो नए लोग हैं उनके स्टॉक को हम एनालिसिस के लिए इस वीडियो में शामिल कर पाए। तो आने वाले समय में आप ऐसे ही स्टॉक के नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन पे आपको वीडियो चाहिए और जिन पे आपको लगता है कि आने वाले समय में या तो पोटेंशियल है ग्रोथ का, या फिर आपको लग रहा है कि वो काफी गिर चुके हैं, वहां पे कुछ वैल्यू निकल के आ सकती है। साथ में अगर आपने हमारा सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करिए। यहां पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड, स्टॉक ऑफ द वीक और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ स्टॉक्स जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। जब मैं प्रॉफिट बुक करता हूं तब भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं, बट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हर बार आपके साथ अपडेट शेयर कर ही पाऊं। लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए, यहां पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कहां पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाती है। और मनी मैटर्स जो हमारा ये वाला चैनल है वो सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो एनालिसिस हो उसको एजुकेशन के तौर पे लीजिए, और एडवाइजर है तो उसके साथ कंसल्ट करिए। एडवाइजर नहीं है तो अपने बुद्धि, विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करना ना भूलें। फिलहाल बात करते हैं संवर्धना मदरसन की। चार्ट पे रिव्यू करेंगे, फंडामेंटली डाटा एनालाइज करेंगे। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी करने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखिए स्टॉक की जर्नी कैसे रही है। स्टॉक ने 2012-13 के अंदर एक रेंज जो है वो वहां से बहुत बढ़िया अपमूव स्टार्ट किया था, लगभग 15 रुपए पे। एक्चुअल में उस टाइम दाम 15 रुपए नहीं था, अब ये डीमर्जर हो गया तो एडजस्ट होकर प्राइस आ रहा है। हम मानते हैं 15 रुपए के आसपास से। और देखिए वो शेयर जो है वो सीधा चल के 2015 में 87 हो जाता है, यानी 6 गुना हो गया। और अगर 2018 तक देखे तो लगभग 8 गुना हो गया था वो स्टॉक, और वो करीब 5-6 सालों में 8 गुना हुआ था। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि उसकी ग्रोथ अचानक हुई थी और सीधी ग्रोथ हो गई, ऐसा भी नहीं था। बीच में 50% स्टॉक ने करेक्शन भी किया। यहां पर देखिए स्टॉक जो है 2018 से 20 के बीच में 81% टूटा। अभी बहुत से नए नए लोग जो मार्केट में आए उनको लगता है कोविड की वजह से टूटा। अरे बच्चे, कोविड जो है वो सिर्फ आया था 2 महीने के लिए, इंपैक्ट था उसका। 2-3 महीने में गिरावट आ गई थी उसकी, फरवरी और मार्च में ज्यादातर। तो वो कोविड के टाइम नहीं टूटा 81%, ये 2018 के हाई से 81% टूटा। कोविड में तो बॉटम बना था उसका। आगे चलिए रीसेंट में देखिए, अभी रीसेंट में इसने एक हाई बनाया और हाई बना के वहां से अगेन 55% के लगभग टूट चुका है और अब वापस उन्हीं हाईज के पास स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन कंप्लीट जानकारी देखिए। नए नए अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको तकलीफ होगी, बहुत सी चीजें आपको भी सीखनी पड़ेगी। हम 2012-13 से मार्केट में हैं, 10-12 साल हो चुके हैं और अभी भी हम लर्निंग के लिए एकदम तैयार रहते हैं। हमें पता है मार्केट हर रोज नई लर्निंग देता है। पहले करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पे चर्चा, देन करेंगे चार्ट की बात। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं एम स्टॉक बाय मीरा एसेट। मीरा एसेट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी मीरा एसेट का रहा है। इन्होंने जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे काफी समय हो चुका। एम स्टॉक नाम है जहां पे आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अपनी इंडस्ट्री में लोवेस्ट उसका फायदा ले सकते हो। सिर्फ 6.99 पे स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो, जीरो ब्रोकरेज पे। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में भी काम कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस देकर। साथ में अगर आप यहां पे देखें, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, यानी फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, और ये सारी चीजें आपको फ्री है विदाउट एनी ऑर्डर लिमिट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर कर रहे हैं हमें एम स्टॉक बाय मीरा एसेट। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टर्नओवर कंपनी का रहा है बहुत अच्छा। एमटीएफ बुक और ट्रेड्स यहां पे 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। 145 करोड़ की ब्रोकरेज उन्होंने सेव करी। 4 स्टार ऐप की रेटिंग है और यहां पर रिटेल होल्डिंग भी आपके सामने चल रही है। बात कर ली जाए अगर प्राइसिंग की, तो यहां पे जीरो ब्रोकरेज तो है ही लाइफ टाइम के लिए। साथ में ध्यान रखिए यहां पे 999 रुपीज देकर आप जीरो ब्रोकरेज कर सकते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब चीजों के लिए। तो ये जो 999 का इनका प्लान है वो काफी अट्रैक्टिव है। सिर्फ एक बार 999 रुपीज देकर आप अपने ऑल चार्जेस को जीरो कर सकते हैं। हालांकि इनके अदर प्लान्स भी है, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट ये सबसे फेमस प्लान है, दैट इज 999 रुपीज का, जो एक बार आपको पे करना है और उसके बाद में अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट आपका ब्रोकरेज हो जाता है जीरो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो डाटा है ये आपको मदरसन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है। वायरिंग हार्नेस एरोस्पेस में करती है कंपनी। विजन सिस्टम का इसका बिजनेस है, यानी रियर व्यू, फ्रंट व्यू मिरर जो होते हैं उनको देखते हो आप। मॉड्यूलर एंड पॉलीमर प्रोडक्ट जो होते हैं, जो
गाड़ियों में लगते हैं, ऑटोमोटिव बिजनेस जो होते हैं उनके अंदर काम आते हैं, तो वहां पर इसका काम है। इंटीग्रेटेड असेंबलीज, गाड़ियों में जो भी असेंबलीज चाहिए उसके लिए मदरसन का काम है। और इमर्जिंग बिजनेसेस में ये सारी चीजें जो है वो बहुत सी चीजों में कंपनी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर आप मान सकते हो कि लॉजिस्टिक सॉल्यूशन नया है, इन्होंने अभी फिलहाल ऐड किया है, हेल्थ एंड मेडिकल जो है वो आ रही है, और अदर टाइप की सर्विसेज है, और भी बहुत सारे बिजनेस है कंपनी के जो कि काम चल रहा है। यानी ओवरऑल अगर आप देखा जाए डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस है, लेकिन इसकी ग्रोथ डिपेंड करेगी इस बिजनेस की सीधा सीधा ऑटो इंडस्ट्री पे, कि यानी कि ऑटो इंडस्ट्री जो वो कैसे ग्रो करती है वैसे ही इसकी ग्रोथ आएगी। यानी कि गाड़ियां ज्यादा बनेगी या नहीं बनेगी भारत में आने वाले समय में, क्या आने भारत में ही नहीं वर्ल्ड में, क्योंकि कंपनी ग्लोबल भी अपनी प्रेजेंस रखती है, तो उस टाइम पे गाड़ियों में मिरर की जरूरत होगी या नहीं होगी, या इसके जो ये सारी सर्विसेज है या बिजनेस सेगमेंट है इन सब का काम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर हाँ तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब इस कंपनी की ग्रोथ रही वो इसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगी कि वो कैसे कर पाता है, लेकिन फर्स्ट चीज ये है कि आने वाले समय में ग्रोथ तो है, ये तो मैं माननी होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे की डिविजनल हाइलाइट्स जो हम देख सकते हैं, वायरिंग हार्नेस जो हो गया, मॉड्यूलर एंड पॉलीमर, ये इन सब की हाइलाइट्स जो है वो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, अगर हम चाहें तो उनको देख सकते हैं। फिलहाल मैं इनको इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा क्योंकि हम बेसिक लेवल डाटा की बात कर चुके हैं। ये समझ लीजिए कंपनी काफी समय से, जब से डीमर्जर हुआ उसके बाद ये दिखाना चाह रही है कि वायरिंग हार्नेस का बिजनेस हो, इसमें इसने ग्रोथ जनरेट की है Q3 FY23 से FY24 तक आते आते। ऐसे ही मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर में है, इसने ग्रोथ करी है। विजन सिस्टम में इसकी ग्रोथ है। इंटीग्रेटेड असेंबलीज के अंदर खाली कंपनी का इसी बार रेवेन्यू दिखा रहा है। एमर्जिंग बिजनेसेस जो है इसमें भी इसने कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो जितने भी इसके यहां पर हमारे पास बिजनेस डिविजन्स है, इन सब में कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है आफ्टर डीमर्जर। ये एक अच्छा साइन होता है। अगर अब इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कंपनी का मार्केट साइज क्या है। तो लगभग 75 से 80 हजार करोड़ की मार्केट कैप के बीच में अभी कंपनी झूला झूल रही है। 48 का पी है जो थोड़ा एक्सपेंसिव तो लगता है, ये हमें मानना होगा, थोड़ा तो एक्सपेंसिव है। आरओसी और आरओई किसी भी तरीके से इस पी को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं। तो इसे वैल्यूएशन क्यों मिल रही है? क्या फ्यूचर में कोई ग्रोथ हो सकती है? आंसर यस, शायद उसी वजह से मिल रही हो। और अगर ऐसा नहीं होने वाला फ्यूचर में ग्रोथ, तो स्टॉक को करेक्ट होने में टाइम नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97 का है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है। देखो आपका डेट इक्विटी 1:1 हो गया, मुझे तो प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए था इतना डेट है इसके ऊपर। हालांकि ये इश्यू इतना कंसर्निंग है या नहीं है वो हमें आगे नीचे पता चलेगा जब हम बैलेंस शीट देखेंगे इसकी। अनप्लेज है होल्डिंग, दैट्स गुड। यहां पे प्लेज करा रखा है थोड़ा सा परसेंटेज, ये इसका प्लेज है। 114 रुपए का शेयर है और 3 रुपए का ईपीएस है, लगभग 3 रुपए का ईपीएस है। तो परसेंटेज टर्म्स में देखोगे 2.5% के आसपास का ईपीएस निकल के आता है। यहां पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है। मार्केट कैप टू सेल्स 0.8 है, यानी कि जितनी सेल्स हो रही है उतनी उससे उसकी 80% ही मार्केट कैप पे अभी ट्रेड हो रही है। पीजी रेशियो नेगेटिव है जो मुझे दिक्कत वाली बात लगती है। इन्वेंट्री रेशियो कंपनी का काफी अच्छा माना जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर ये 5 से 10 के बीच में हो तो अच्छा रहता है, और ऐसे बिजनेस में वाकई में अच्छा मानना पड़ेगा। तो मिक्स फंडामेंटल्स है, कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट एक बार में समझ में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट पे ध्यान से देखिए, कंपनी ने सेल्स करी है 25,000 करोड़ की, 25,000 करोड़ की सेल्स। इसको अगर कंपेयर करें पिछले दिसंबर से तो 20,000 करोड़ की सेल्स थी। वहां पे देखो मार्जिन 8% का था, यहां 9% है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, थम्स अप मिलता है। यहां पे 718 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहां पे 851 का, यहां पे 633 नेट प्रॉफिट, और यहां 500 था। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है। अगर हम यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो भी देखिए ग्रोथ अच्छी रही है। एक्चुअल में सितंबर क्वार्टर तो रहता ही इनके लिए खराब है, दिसंबर क्वार्टर ही अच्छा रहता है। तो ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है। इश्यू क्या है, इश्यू को समझिए। ये इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है ये इश्यू है। मैं इसको यहां पे लगाना चाहूंगा, इंटरेस्ट को देखिए, यहां पे हाईलाइट करते हैं। ये देखिए 600 करोड़ का बाइट मार गया, कौन? इंटरेस्ट, क्योंकि डेट आपके ऊपर है तो वो इंटरेस्ट आपके ऊपर बाइट मार गया है। और ये इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, देखिए इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। जबकि अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कोशिश ये होनी चाहिए, जहां तक मेरी समझ है, कि आप अपने डेट को पहले चुकाएं। लेकिन मैनेजमेंट क्या पता क्या प्लानिंग लेके बैठा है, वो उनको ही पता है, तो वो चीज हमें पता नहीं चल सकती। इसलिए हम अपना रिस्क रिवॉर्ड अलग तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट हमें फोन करके नहीं बताएगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, वो जब एक्शन लेगा तब बताएगा कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि यहां पे इंटरेस्ट की मार पड़ रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा कंपनी का बिजनेस गजब है, कंपनी का सेल्स गजब है, कंपनी का प्रॉफिट गजब है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये 600 करोड़ जो उनके क्रेडिटर की जेब में गए, यानी कि जिन्होंने कंपनी को डेट दिया था उनकी जेब में गए हैं, उसकी बजाय अगर अपनी जेब में आते, यानी शेयर होल्डर की जेब में आते, तो मजा ही कुछ और होता। आगे बात करते हैं यहां पे कंपनी के ईयरली पी&एल की। अब देखो ज्यादा पीछे हम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उस टाइम तक डीमर्जर हुआ ही नहीं था, तो देख के फायदा क्या। यहां पे देखो रिसेंट में 2-3 साल का डाटा देखो, सेल्स वेरी गुड ग्रोथ हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरी गुड ग्रोथ हो रही है, मार्जिन्स ठीक ठाक मेंटेन है, ओके है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक है, ओके है, एकदम ग्रोथ आ रही है यहाँ पे। इश्यू कहाँ है? इश्यू देखो इसमें है, ये इंटरेस्ट वाली चीज जो है यहां पर आइए, ये देखिए 1600 करोड़ रुपए का बाइट कौन मार गया प्रॉफिट में? इंटरेस्ट मार गया। 1600 करोड़ की बाइट तो ये लेके चला गया कि अपने को दे दो यहां पे, तो ये इश्यू है। नेट प्रॉफिट कितना बचा? 2275 करोड़, 2275 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचता है। ईपीएस अच्छा माना जाएगा। अगर इसको पिछले 3 साल से कंपेयर करें, पिछले 3 अगर हम देखें, अच्छा कहा जा सकता है। कंपनी की ग्रोथ पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, अच्छी बात है। इश्यू एक ही लगता है मुझे, वो है डेट। ये डेट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जितना डेट फ्री हो जाए उतना बढ़िया है। कई लोगों को इसमें भी इसका समर्थन करने आ जाएंगे, डेट तो होना ही चाहिए। डेट क्यों नहीं होना चाहिए? जब कंपनी ग्रोथ कर रही है डेट ले सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। देखो भाई, अपनी अपनी सोच होती है, मुझे डेट अच्छा नहीं लगता है। आगे अब यहां पर देखो, ये कंपनी का यहां पर डाटा है, ये रिजर्व्स का डाटा है जो आपको दिख रहा होगा। रिजर्व्स और बोरोइंग दोनों को देखो। रिजर्व्स कितने हैं? लगभग 2100 करोड़ के, 21,000 करोड़ के, और सेम अमाउंट के यहां पे कंपनी के बोरोइंग्स है। तो ये इश्यू वाली चीज होती है, ये नहीं होना चाहिए। 1:1 ही हो गया तो फिर फायदा क्या? अभी चलो थोड़ा बहुत होता तो समझ में आता। क्या इसका मतलब यह है कि डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा है तो कंपनी पे कोई रिस्क है? नहीं, वो तो कभी भी चुका सकती है, कभी भी चुका देगी आने वाले समय में। लेकिन जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बेटर है। कभी भी कोई बुरा समय आएगा, कोविड की तरह कोई समय आया, सेल्स बंद हुई, तो पता है क्या होगा? डेट नहीं रुकने वाला है, ब्याज जो है वो 24 घंटे चलता है। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है। कम समझ में क्यों आती है? इसका कारण मालूम है क्या है? इसका कारण मालूम यह है कि वो खाली अच्छी चीजों को देखते हैं कि ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं होगा। साइकिल जब घूमेगा, साइकिल का पहिया जब घूमता है तो वो पूरा मंदी तेजी ऐसे घूमता है। तो मंदी में अगर आपके पास सेल्स नहीं हुई, दिक्कत हुई, तो ये पैसा ब्याज वालों को तो देना ही पड़ेगा। इसी से तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं है बैलेंस शीट में। ये एक तकलीफ है जो काफी सीरियस इश्यू है, मेरे लिए तो है, मुझे लगता है। बाकी देखो अपनी अपनी सोच है। अनदर चीज क्या है, प्रमोटर्स ने यहां पे अपनी होल्डिंग जो है देखिए पिछले कुछ समय में लगभग 3% के आसपास से कम कर दी। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये गई किसके पास है वो भी देखो। तो यहां से होल्डिंग क्या पब्लिक के पास बढ़ गई? द आंसर इज नो, पब्लिक ने तो उल्टा वहां से कम करी है। तो ये होल्डिंग एफआईआईस और डीआईएस के पास बढ़ी है, ज्यादातर डीआईएस के पास। तो इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि डीआईएस भी पूरी रिसर्च करके ही अपनी माल को लेते हैं, वरना वो अपना माल भी नहीं लेते। हालांकि इस पे भी हम इन डेप्थ एनालिसिस और कर सकते हैं, बट इतना डेप्थ में कूदने पे आप चाहे कितना ही नीचे उतर जाओ, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का कोई अंत नहीं होता है। करते ही जाओ, हर रोज नई चीजें पता चलेगी, करते जाओ चाहे। इसलिए इतना एक लिमिटेड अमाउंट का एनालिसिस ही करना होगा, बिकॉज टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो हमें वो काम नहीं करना है। आगे बात करते हैं, ये कंपनी के मार्केट शेयर है, जो आज से कुछ सालों पहले का डाटा है, लेकिन अभी भी काम का है कि कंपनी का मार्केट शेयर कैसा कैसा है। जैसे कंपनी ऑटोमोबाइल बम्पर्स में, डोर पैनल्स में, एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स फॉर पैसेंजर्स, और यहाँ पे वायरिंग हार्नेस के अंदर, वायरिंग हार्नेस मार्केट शेयर हैवी जो नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं उनके हिसाब से वायरिंग हार्नेस मार्केट शेयर मिड सीवी के अंदर यूरोप में चलते हैं और नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे सारी चीज जो वो दी हुई है, लेकिन ये इतना ज्यादा हमें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान में होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, मॉडल्स एंड यहाँ पे पॉलीमर कंपोनेंट्स जो है वहां से अच्छी रिवेन्यू आती है, वायरिंग हार्नेस से भी अच्छी रिवेन्यू है, विजन सिस्टम से 16, इंटीग्रेटेड असेंबली से 8 और एमर्जिंग बिजनेस से 6.5। यानी कि वायरिंग हार्नेस का बिजनेस और मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर कंपोनेंट, जिसे हम आगे अब इस वीडियो में एमपीसी का सेगमेंट बोलेंगे, एमपीसी डिवीजन बोलेंगे। एमपीसी डिवीजन से ज्यादातर रिवेन्यू आती है। आगे चलिए यहां पर बात करते हैं कंपनी कहां से कैसा पैसा ला रही है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखो तो यूएसए में कंपनी का बिजनेस, इंडिया में, जर्मनी में, बहुत अच्छी बात है। यहां पर अदर कंट्रीज चाइना, हंगरी, स्पेन, मैक्सिको। तो भाई साहब कंपनी का बिजनेस खाली इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहां पर कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप को देखा जाए तो प्रॉफिट कहां से आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखो एमपीसी से 37%, यहां पर बात करो वायरिंग हार्नेस 28% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, विजन सिस्टम से 15, इंटीग्रेटेड से 10 और एमर्जिंग से 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट होता है। वायरिंग और एमपीसी यही दो जो है वो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कैपेक्स कहां हो रहा है, तो कैपेक्स भी आपको दिख रहा होगा, यहां पे एमपीसी में कैपेक्स की तैयारी है, वायरिंग हार्नेस में भी है, और बाकी अदर जगह भी कैपेक्स की तैयारी कंपनी करके बैठी है। कस्टमर वाइज ब्रेकअप देखो, कौन से कस्टमर से कितना रिवेन्यू आ रहा है वो समझो। ओडी 9% कंट्रीब्यूट कर रही है, अदर 41% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मर्सिडीज बेंच 9%, वॉक्सवैगन जो है वो 8%, मारुति सुजुकी 6, बीएमडब्ल्यू 5, पोर्श लगभग 4, और यहाँ पे पैकर जो है वो 3% है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि चाहे आप पैसेंजर व्हीकल में वो गाड़ियां ले लो जो कि आम आदमी लेता है, मारुति के टाइप की, या फिर वो ले लो जो कि
हम थोड़ा कह सकते हैं कि अपर क्लास जो है जिसको लेती है, मर्सिडीज, ऑडी, ये तो सबके साथ कंपनी का बिजनेस होता है, यानी गाड़ियां कैसे भी बिके, कंपनी का माल बिकेगा, कंपनी का काम चलेगा। तो ये बेसिक लेवल डाटा थे जो हमें पता होने चाहिए। अब चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर पिक्चर वही मिलेगी। तो अब हमारे सामने चल रहा है मदरसन संवर्धना का मंथली चार्ट। यहां पे मंथली चार्ट पे एक डाटा को देखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि करेक्शन कैसे आए थे, वो हमने समझे। इस डाटा को हम मिटा देते हैं, करेक्शन का काम हमने देख लिया कि कैसे आया था, कितना कितना आया था। अब सबसे पहले बात करेंगे कि रिसेंट में क्या हो रहा है। तो एक चीज पता चली कि इस रेंज के आसपास क्या है, सप्लायर्स हैं, यानी कि सप्लाई जोन यहां पे बना हुआ है। लगभग 130 रुपए से 135-40 की ये रेंज है। ये देखो यहां पर इस पे क्या है, सप्लायर्स बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं तू ऊपर आ, तेरे को नीचे भेजेंगे, ऊपर जाते ही नीचे भेज देते हैं। और यहां से देखो बहुत बड़ा करेक्शन आया, फिर दूसरी बार यहां से एक और बड़ा करेक्शन आया। यहां पे देखो काफी अच्छे अटेम्प्ट हुए थे, देखो दिख रहे हैं, काफी महीनों तक यहां कंसोलिडेट करके अटेम्प्ट किया कि ऊपर जाना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहां पे क्लियर था कि निकल जाना चाहिए। जो नहीं निकले उनका तो फिर कल्याण हो गया, उनके भाव अब आ रहे हैं, साल 2 साल बाद में अब आ रहे हैं उनके भाव। और करेक्शन देखा वो अलग, 40-50% करेक्शन मिलता है, वो अलग मिलता है। तो अब उनके भाव वापस आके अगेन स्टॉक इसी रेंज में आके बोल रहा है कि मैं यहां पे वापस इसको तोड़ना चाहता हूं। लेकिन यहां पर अगेन सप्लायर्स जो है उन्होंने एक बार इसको नीचे भेजा है। ये होता है रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट, रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहा है। और अब अगर यहां से घूम के ऊपर जाएगा तो अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा, स्टॉक जो है बढ़िया जा सकता है। किसी ने मैसेज किया था कि सर 200 जा सकता है क्या, सॉरी किसी ने कमेंट किया था कि संवर्धना 200 जाएगा क्या, प्लीज बताइए। आंसर इज यस, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि जा तो सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं यहां पे मंथली चार्ट के ट्रेंड की। तो मैं इतना पता चला कि मंथली चार्ट का ट्रेंड तो फिलहाल बुलिश, हम ट्रेंड को खराब नहीं कह सकते। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे, जिसमें 100 रुपीज एक साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला होगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा मंथली चार्ट पे। यहां पर एक रेंज है 100 रुपए से 103 रुपए की रेंज है, हम 100 को ही पकड़ेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो दिक्कत कहां है पता है, फिर देखो ये इस लेवल तक आने की क्षमता रखता है, इस लेवल तक आने की कैपेबिलिटी स्टॉक के लिए खुल जाएगी, ये गेट खुल जाएंगे। अब ये गेट कितने के हैं, लगभग 86 से 89 की रेंज, ये सबसे बड़ी रेंज होगी। अगर ये टूटा ना तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो खराब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अवॉइड करने लायक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का पूरा ट्रेंड अवॉइड करने लायक हो जाएगा। 86-89 की रेंज के बिलो अभी फिलहाल क्या है, 112 चल रहा है। और ऊपर में स्टॉक के लिए 135 की रेंज है, ये सप्लाई जोन बनी हुई है। इतना हमें पता होना चाहिए, करना क्या है उसकी बात अभी करेंगे। ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये चीज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, आपकी लर्निंग के काम आएगा, फिर चार्ट पे आप प्रैक्टिस करिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब वीकली चार्ट को देखते हैं। मंथली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज बुलिश कहना होगा भाई। मंथली का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो बुलिश है मंथली चार्ट पे, इसको हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं वीकली और डेली। मंथली चार्ट थोड़ा बड़ा ट्रेंड बताता है, वीकली और डेली थोड़ा छोटा ट्रेंड बताते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट को हमने आपके सामने लगाया है। चलिए ये देखिए, ये वीकली चार्ट हुआ। यहां पर ध्यान से देखिए स्टॉक ने किस टाइप का ट्रेंड लिया है। ट्रेंड अभी इस वीकली चार्ट के लिए थोड़ा सा हम चार्ट को रीसेट करते हैं। लुक एट दिस, ये ट्रेंड है। तो ट्रेंड में स्टॉक के लिए देखिए यहां पर ये 104 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है और फिर सपोर्ट सीधा 100 रुपए पे। जो 100 से 103 के लेवल की बात करी वो यहां भी वैलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट अभी साइडवेज हो चुका है। वीकली चार्ट क्या हो गया, साइडवेज हो गया है। वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या बुलिश है, नहीं, साइडवेज हो चुका है। और साइडवेज के अंदर अब वो ऊपर काटता है, यानी 130-135 काटेगा तो और बुलिश होगा। नीचे में अगर इन लेवल्स के नीचे आता है तो बेरिश होना शुरू हो जाएगा 104-100 की रेंज में, जिसमें आपको 100 ही इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ना होगा। तो इतना क्लियर हुआ कि वीकली चार्ट में फिलहाल साइडवेज है, नेगेटिव फिलहाल कुछ भी नहीं आया है। कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार डेली चार्ट पे, क्या पता वहां पे कुछ पोजीशन और निकल के आए। सो दिस इज द डेली चार्ट, जहां पे हमने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगा रखा है चार्ट पे। इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये प्राइस भी 100 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। ये 100 रुपए का प्राइस आ रहा है, जहां पे अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और इस चार्ट पे देखो ट्रेंड साइडवेज और आप नेगेटिव टू साइडवेज दोनों ही कह सकते हो। साइडवेज टू नेगेटिव है, यहां पर साइड टू नेगेटिव है, ये साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है। क्या यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, आंसर इज नो, साइडवेज टू नेगेटिव हो रखा है। बुलिश कब होगा, अब वो 130 वाली रेंज कटती है तब होगा, तब तक स्टॉक साइडवेज है, यानी ये परफेक्ट हो जाती है एक नो ट्रेड जोन। ये नो ट्रेड जोन के अंदर स्टॉक है। अब करना क्या है उसकी बात करते हैं, आइए उसके लिए फिर से हम मंथली और वीकली चार्ट को खोल लेते हैं ताकि क्लियर आइडिया लग जाए।
इस पे मंथली चार्ट खोलेंगे बिकॉज आइडिया लगना चाहिए हमें। अब इसको ध्यान से देखिए, ये स्टॉक जो है इन लेवल्स को काटना चाहता है, इन लेवल्स को। अब ये लेवल कब के हैं भाई? ये लेवल है 2018 के, 2017 लास्ट 18 के हैं। तो अगर उन लेवल्स को काटने के लिए वापस अटेम्प्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी काफी अटेम्प्ट हुए और वापस अटेम्प्ट होने जा रहा है, सो ये तो क्लियर है कि स्टॉक का ओवरऑल जो आने वाला लगभग 2 से 5 साल का जो समय होगा वो अच्छा रहेगा। रीजन क्या है? किसी भी स्टॉक में आप क्या देखते हो कि वो स्टॉक किस इंडस्ट्री के लिए काम करता है, तो इंडस्ट्री क्या होगी? ऑटो इंडस्ट्री की। क्या इसकी ग्रोथ है आगे? आंसर इज यस, ग्रोथ है। तो अब ऑटो इंडस्ट्री में क्या इस कंपनी की डिपेंडेंसी है, मतलब इस कंपनी के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डिपेंडेंट है? यस, यहां पे डिपेंडेंसी लिखो, डिपेंड, यस, यानी कि इस कंपनी को आने वाले समय में सेल्स मिलती रहेगी, सेल्स मिलेगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स में दिक्कत कहां आ रही है वो हम वो पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, ये है इंटरेस्ट। दिक्कत कहां है? इंटरेस्ट की। तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि ये एक रेड फ्लैग है, इंटरेस्ट, यानी ये किसकी वजह से है? ये डेट की वजह से है। डेट नहीं होता तो अभी ये नहीं होता ना, तो ये कंपनी का इश्यू है। बाकी कंपनी में ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ है, कंपनी के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर्स की डिपेंडेंसी है, तो इसकी भी ग्रोथ आएगी, तो आने वाले समय में इसका बिजनेस अच्छा जाने वाला है। ये साफ साफ दिख रहा है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक के कि ये इंटरेस्ट वाली है। तो कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करो, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री की ग्रोथ है या नहीं है, फिर ये देखो कि उस कंपनी की डिपेंडेंसी है या नहीं है बड़े प्लेयर्स पे, सॉरी बड़े प्लेयर्स की उस कंपनी पे डिपेंडेंसी है या नहीं है। अगर है तो उस कंपनी को आने वाले समय में सेल्स वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन क्या ये स्टॉक ऐसा है कि जो 2 साल के अंदर कोई 50 गुना 60 गुना हो जाएगा? ऐसे वाला कोई सपना आपको बेचे तो उसे बोलना भाई आगे बढ़ो, यहां मत आओ। तो ये रियलिटी हमने समझी अभी तक। अब यहां पे बात करते हैं कि कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मान लेते हैं कोई यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो भी क्या कर रहे होंगे? डेफिनेटली उनके लिए दिमाग में 2 चीजें चलेगी। पहली होगी, एक तो वो प्लेयर होंगे जो कि विद एसएल काम कर रहे हैं, जो विद एसएल काम कर रहे हैं उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, 100 या फिर 86। डिपेंड करता है किसका रिस्क टेकिंग कितना है, उसके हिसाब से काम होगा। 100 शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, वो इसका ध्यान रखना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका ध्यान रखा जाएगा 86 का, ये हमें नोट डाउन करना है। दूसरे प्लेयर कौन से होंगे? जो विदाउट एसएल काम कर रहे हैं, विदाउट एसएल काम करते हैं। विदाउट एसएल काम करने वाला की सोच क्या होगी? वो वेट कर रहे हैं कि नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करेंगे। वो क्या करेंगे? नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करेंगे। अब हम इन दोनों में से कौन से हैं वो हमें खुद तय करना होता है। अगर मैं यहां पे होता तो मैं डेफिनेटली 86 के साथ वाला हो सकता था। फिलहाल मेरा इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी फिलहाल मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है, तो मैं अगर होता तो मैं 86 के साथ इसको राइड मोड पे जा रहा होता। बात करते हैं सेकंड, यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं समझाना चाहता हूं। फ्रेश इन्वेस्ट का मतलब होता है 2 से 5 साल कोई बैठना चाहे उसके काम का है। जिसका विजन मिनिमम 2 साल नहीं है तो वो इन्वेस्टर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कोई विद एसएल जाता तो सबसे पहले क्या देखता? 86 का ध्यान रखता है यहाँ पे कि 86 इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जिसे पता हो कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ओके हैं, टेक्निकल कैसे हैं, यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल साइडवेज है, ज्यादातर हम कह सकते हैं कि वो केस में साइडवेज नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट वही करेगा जिसका 2 से 5 साल का नजरिया हो। 86 का अगर कोई विद एसएल जाना चाहे तो 86 का, और विदाउट एसएल जाना चाहे, यहाँ पे बात करते हैं विदाउट एसएल, तो फिर उसे नीचे एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक्यूमुलेट कब कर पाएगा? तभी कर पाएगा जब वो एक बार में पूरी कैपिटल यहां नहीं लगा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर एक बार में पूरी कैपिटल यहां लगा रहा है तो नीचे फिर एक्यूमुलेट करेगा क्या? और अगर एसएल भी नहीं रख रहा तो फिर तो दिक्कत ही है ना। एसएल वाले जो उनके लिए ये काम के लेवल्स हैं। ये कौन सोच रहे होंगे? ये स्मार्ट प्लेयर अभी कर रहे होंगे, हम उनके हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं और हमें अपने डिसीजन इसके अकॉर्डिंग लेने हैं या अपने एडवाइजर से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो ये डाटा है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, इश्यू क्या है वो बता दिया, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड है क्या, तो यहां पे बात कर लेते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? फिलहाल तो आंसर है नो। वो बनेगी 130-35 की इस रेंज को काटने के बाद और ऊपर बनेगी। और इन्वेस्टर्स के लिए भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी 112 चल रहा है, 130-35 की रेंज को काट के अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपके लिए फिर ट्रेलिंग एसएल जो होता है वो आपको शिफ्ट करना है। मैं अगर वहां हूं तो मेरा ट्रेलिंग एसएल 120 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, 140 के ऊपर, सॉरी 135 के अबव मेरा ट्रेलिंग एसएल जो वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ट्रेल करना है तो, जिनको ट्रेल नहीं करना और जिनको ये विजन है कि हमें तो 15 साल होल्ड करना है, उनके लिए ट्रेलिंग एसएल नहीं होता, उनके लिए होता है जो ये बड़े बड़े करेक्शन नहीं देखना चाहते। बाकी देखो, आप तो सुनते हो ना 2012 में जिसने यहां लगाया था 2024 आते आते उसका इतना हो गया। अब वो कोई ये नहीं बताता वो 2018 में ही हो गया था। ट्रेलिंग एसएल रख के काम करता तो बचा लेता कैपिटल और दूसरी जगह भी काम कर पाता, और फिर उसने 80% डाउन भी देखा। ये आपके सच्चाई नहीं बताई जाती। तो आपको क्लियर करना है कि ट्रेलिंग एसएल वाले हो या बिना ट्रेलिंग एसएल के चुपचाप
15 साल रखना है कि भले स्टॉक 80% नीचे आ गया तो भी रखना है, डिसाइड हमें खुद करना होता है। मैं तो आपको क्लैरिटी दे देता हूं। और इस लेवल के ऊपर निकलने पे इसमें तेजी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, वो हमें नोट डाउन करना है। क्या संवर्धना मदरसन 200 रुपए जा सकता है क्या? 200 पॉसिबल है क्या? आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन दैट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा। यहां पर अगर आपका टाइम कम है, 2 साल का नहीं है, तो सोचो भी मत। 2 साल से पहले आ जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेंटलिटी क्लियर होगी कि हम 2 साल वेट करना चाहते हैं, तो हर 2-2 मिनट में भाव नहीं देखने पड़ेंगे। किसी की मेंटलिटी होती है 2 महीने में आ जाए, तो वो हर 2-2 मिनट में भाव देखता है, फिर भाव नहीं आता तो परेशान होता है। कई लोग तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेके पैसा लगा देते हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मेंटलिटी क्लियर रखो और उस हिसाब से आप वर्क करना चाहो तो डेफिनेटली एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा फिलहाल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और नियर फ्यूचर में अभी फिलहाल करने की कोई प्लानिंग भी नजर मुझे नहीं आ रही है। हाँ, अगर स्टॉक 130-35 के ऊपर निकलता है, शायद मैं वहां कुछ अमाउंट डाल के स्विंग जो है वो प्ले कर सकता हूं। तब मेरा जो लेवल होगा वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूं आपके साथ वो अपना लेवल। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च करिए, अपना एनालिसिस करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए। लर्न फ्रॉम एवरीवन, बट किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमें नहीं रखनी है, इस बात को हमें नोट डाउन रखना है, वरना हमारा नुकसान होगा और फिर हमें अफसोस होगा कि हमने इस भाई की सुन के ले लिया था। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है। कंपनी बहुत अच्छी है, इश्यू क्या है वो आपको बता दिया, लेवल्स क्या है वो आपको बता दिए, मेंटलिटी आपको क्लियर करनी होगी कि आपने किस पर्पस से लिया हुआ है, आपका मेंटल वहां पे कंडीशन क्या है, क्या आप नीचे देख सकते हो, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आने वाले समय में कुछ एक महीने बाद स्टॉक में ब्रेकआउट होगा और ऊपर निकलने की ट्राई भी करता हुआ नजर आ सकता है। बट रिमेंबर, दिस इज अ स्लो मूविंग स्टॉक, तो इसमें ऐसा नहीं कि हम उस पैसे को डालें जो हमें क्विक चाहिए। क्विक वाला रिटर्न यहां पे मिलना मुश्किल होता है। बाकी आने को अगर मूवमेंट रहा तो आ सकता है, लेकिन यहां तक हिस्ट्री बताती कभी नहीं आया है, तो आगे हमें उम्मीद वैसी नहीं रखनी चाहिए और अपनी बड़ी कैपिटल को जो हमें क्विक स्विंग में ट्रेड लेते हैं उसको यहां नहीं डालना, जिसमें रिलैक्स हम हो सकते हैं। उस टाइप की कैपिटल इन स्टॉक्स के लिए देखी जाती है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर ऐसी एनालिसिस आप भी सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे 1-to-1 में सिखाता हूं, जिसकी फीस रहती है 44,000 रुपीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी सारी डिटेल आपको मिले तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सारी डिटेल आप मंगवा सकते हैं। बाकी अकाउंट ओपनिंग के लिए आप पिन कमेंट को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है, प्लीज कनेक्ट हो जाइए, इंपॉर्टेंट अपडेट वहां भी आती रहती है। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेकर आप डायमंड ग्रुप के पार्ट बन सकते हैं और एसटीपी मेंबरशिप लेकर आप चार्ट स्कैनर की एक्सेस ले सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.